बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं जी। और कल जो चीज़ें हम पढ़ कर गए थे उसमें क्या क्या बातें हो रही थी जी। फ्री कंसेंट को हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। फ्री कंसेंट में हमने देखा था कि कोजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक्स, इन चीज़ों को हम जो है वो टेकअप कर रहे थे, इनको लेकर चल रहे थे। मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी कि मिस रिप्रेजेंटेशन हम किसको कहते हैं कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है, लेकिन फ़र्क क्या है, जो शख्स ये स्टेटमेंट दे रहा है उसको ये नहीं पता कि मैं फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है ना। और व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन बाय पार्टी और हिज एजेंट। मिस रिप्रेजेंट कौन कर रहा हो, या वो पार्टी खुद कर रही हो और या एजेंट कर रहा हो, यानी पार्टी से यहाँ क्या मुराद है, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी स्ट्रेंजर ना कर रहा हो। पर्सन बिलीव इट टू बी ट्रू। और तीसरी बात थी रिलेट टू अ फैक्ट नॉट ओपिनियन, इसको बड़ी डिटेल से हमने अंडरस्टैंड कर लिया था। इंटेंशन टू मेक कॉन्ट्रैक्ट विदाउट डिसेप्शन, यानी धोखा देना उस वक्त मकसद नहीं था, क्योंकि वो तो इस स्टेटमेंट को क्या समझता है, सच समझता है। और दूसरी पार्टी ने इसी के ऊपर उस अमल भी किया हुआ हो, यानी इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पर ही उसने डिसीजन लिया हो। फिर हमने मिस रिप्रेजेंटेशन की बाकी सारी बातों को देखा। इसके बाद फ्रॉड की बात की थी हमने, हम जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं इसका। फ्रॉड हमने कहा था कि फ्रॉड में क्या है, जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है वो नोज इट टू बी फॉल्स, उसको पता है कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, मैं मिस स्टेटमेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। और एक्टिव कंसीलमेंट, एक्टिव कंसीलमेंट को कल हमने डिटेल से अंडरस्टैंड किया था कि एक्टिव कंसीलमेंट, एम्प्टी प्रॉमिस को भी हमने देख लिया था। एनी अदर एक्ट डिक्लेयर्ड बाय लॉ, कोई लॉ के पास इख्तियार है, वो किसी भी उसको कह दे कि ये क्या है, फ्रॉड है। फिर हमने कहा था कि साइलेंस इज साइलेंस अ फ्रॉड। हमने कहा था नहीं, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड एक्सेप्ट दो सर्कमस्टांसिस से, साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, और दूसरा क्या था, आपका एटमोस्ट ट्रस्ट का रिलेशन अगर आपस में है तो वहां भी आपको डिक्लेयर कर देना चाहिए। वो टीचर वाली एग्जांपल जब हम ले रहे थे, ठीक हो गई थी जी बात। इसके बाद हम आगे चले गए थे, फ्रॉड के बाद हम पहुंच गए थे मिस्टेक के ऊपर जी। ओके, ये सारा काम हमने कल कर लिया था, तो अब हम आते हैं जी किसके ऊपर, मिस्टेक के ऊपर। मिस्टेक से क्या मुराद है और इसको कैसे लेकर चलेंगे। मिस्टेक, मिस्टेक को हम जब लॉ में पढ़ रहे होते हैं ना, तो मिस्टेक को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड मिस्टेक ऑफ लॉ, यानी किसी लॉ से रिलेटेड हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। और दूसरी मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी मिस्टेक दो तरह की हो गई, वन इज मिस्टेक ऑफ लॉ एंड अदर इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ को फिर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, यानी फॉरेन लॉ से क्या मुराद है, जो हमारी कंट्री का लॉ नहीं, हमारे मुल्क का लॉ नहीं। अगर हम पाकिस्तान में खड़े होकर बात करें तो पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री के लॉ से रिलेटेड अगर बात हो रही है तो इसको हम क्या कह रहे हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ। और दूसरा आ गया मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ। जो मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ है, इसके ऊपर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हमें समझा रहा है वो कह रहा है कि अगर अच्छा, पहले मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ की बात कर लेते हैं। मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ में आपने एक सेइंग सुन रखी है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ठीक है ना। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, या इसी को हम वो जो लॉ की लैंग्वेज में लैटिन वर्ड्स होते हैं उसमें क्या कहते हैं, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब भी वही है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। यानी अगर आप कोई गलती कर रहे हैं, कोई जुर्म कर रहे हैं, और आप बाद में कहें जी मुझे तो इस लॉ का इल्म भी नहीं था, तो ये कोई प्ली नहीं है, इसको कोर्ट आप सुनने के लिए तैयार नहीं होगी। यानी लॉ की अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक पाकिस्तानी को पाकिस्तान के वो तमाम लॉज पता होने चाहिए जो उसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। मसलन आप मोटरवे पे गए हैं तो आप कहें जी मुझे तो नहीं पता था कि 120 की स्पीड लिमिट है, मैं तो इसलिए 160 पे जा रहा था, तो इस आर्गूमेंट में कोई एक्सक्यूज नहीं है। या आप कहें जी मुझे तो नहीं पता था कि मर्डर करना जुर्म है
ठीक है ना। या आप कहें कि जी रिश्वत लेना मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि गलत काम है, तो कह रहे इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इसका मतलब है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर उस लॉ का आपको नहीं पता था, मसलन आप खुदा ना खास्ता ड्रग की स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, आप कहेंगे मुझे तो नहीं पता था कि स्मगलिंग एक जुर्म है, ठीक है, तो कह रहे कि नहीं, अगर इग्नोरेंस ऑफ लॉ में एक पार्टी ये कहे कि यार मुझे क्योंकि इस लॉ का नहीं पता था इसलिए मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया जाए, नहीं नहीं, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आपको लॉ पता होना चाहिए था। क्लियर होगी बात जी। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के बारे में हम कहते हैं कि नहीं, ये क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपको कोई इंटरनेशनल किसी लॉ का नहीं पता था और फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया और बाद में पता चला कि नहीं ये बात ऐसे नहीं है ऐसे है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। तो लॉ की मिस्टेक को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 2 हिस्सों में, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ। पाकिस्तानी लॉ पे हमने कहा इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इसलिए जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो क्या कहलाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। लेकिन मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक होगी बात। अब आते हैं हम फैक्ट की तरफ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मैं कहा जी 2 तरह की मिस्टेक हो सकती हैं, वन इज कॉल्ड यूनिलैटरल मिस्टेक एंड अदर इज कॉल्ड बाईलैटरल मिस्टेक। यूनिलैटरल का क्या मतलब है, मिस्टेक बाय वन पार्टी। आपको पता है यूनि का मतलब हम सिंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो मिस्टेक में यूज कर रहे हैं तो यूनिलैटरल मींस एक पार्टी, यानी 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनमें से एक पार्टी को किस चीज की गलती हुई है, उससे फैक्ट की, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक शख्स से हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अच्छा जी, जब यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगी तो लॉ यहां थोड़ा बारीकी में उतरेगा। अब वो कहता है सम टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। एक आदमी फैक्ट से रिलेटेड बात हो रही है, और सम टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। कब वॉइडेबल होगा, वॉइडेबल इफ मिस्टेक इज इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड या मिसरीप, यानी मेरे से मिस्टेक हुई है, ये हुई नहीं है मुझसे, करवाई गई है, किस तरह से, या फ्रॉड के जरिए या मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कल भी हम पढ़ के गए थे, इसका स्टेटस क्या होता है, वॉइडेबल। मेरी ऑप्शन है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना चाहता हूं, एक्सरसाइज कर लूं, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है मेरी ऑप्शन पे। क्लियर हो गई बात जी। वो कहते हैं लेकिन एक तीसरा केस भी बनता है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा कब, वॉइड इफ मिस्टेक इज अबाउट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और आइडेंटिटी ऑफ पर्सन। ये मैं एक्सप्लेन करता हूं वन बाय वन। इसका मतलब ये हो गया कि यूनिलैटरल अगर मिस्टेक हो रही है तो यूनिलैटरल मिस्टेक हम कह किसको रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा 2 पार्टीज हैं, एक पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो सकता है, जनरल परसेप्शन है वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वॉइडेबल भी है और वॉइड भी है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट वैलिड, क्या मतलब, आप कहीं बाजार से गुजर रहे थे तो कोई वो जैसे चीज़ें नहीं बेच रहे होते सामान वगैरह, उसके ऊपर आपको लगा कोई चीज़ बड़ी एंटीक है। अब आपको लगा कि यार ये तो कोई बड़ी हिस्टोरिकली बड़ी एंटीक चीज़ है, आपने उसको ये सोचकर परचेज कर लिया। जब घर आए तो पता चला कि ये एंटीक कोई नहीं थी, ये तो वैसे ही कोई पुरानी चीज़ थी। आप क्या गलती कर रहे हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कि क्या ये कोई एंटीक चीज़ है, क्या कोई पुरानी चीज़ है, ठीक है। मतलब ऐसे ही आपको लगा कि यार ये तो वो तलवार है जो जहांगीर यूज़ करता होता था, ऐसे ही, ठीक है ना। या कोई कहीं क्वाइंस सेल हो रहे थे, ओल्ड क्वाइंस, तो आपको लगा कि ये कोई ऐसा क्वाइन है जिसकी हिस्टोरिकल कोई वैल्यू है, कोई वर्थ है, लेकिन एक्चुअली नहीं थी, लेकिन आपको खुद ही लग रहा है ये। अब आपने ये सोचकर ख़रीद लिया और कल को आप कहें कि यार मैंने तो ये सोचकर ख़रीदा था कि ये तो हज़रत उमर के ज़माने का क्वाइन था, लेकिन ये तो वो नहीं है, ये तो आप बाद का क्वाइन है कोई। तो इस बेस पे क्या आप कॉन्ट्रैक्ट को आकर वॉइड कर सकते हैं, तो लॉ कहता है नहीं कर सकते।
इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में से कोई एक पार्टी मिस्टेक कर रही है खुद से ही, तो देन इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर सेलर आपको मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, वो कहता है, मिसरिप्रेजेंट का मतलब है उसे भी नहीं पता, वो कहता है जी हजरत उमर के दौर का कॉइन है, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि उसको भी नहीं पता, तो भी यही सोच के बैठा हुआ है। और फ्रॉड का मतलब है उसे पता है लेकिन आपको ये बता रहा है, और आपने इस पे बिलीव करके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अभी नहीं, अभी मैं आपने मिस कर दी, मैं दोबारा वापस आता हूं, पहले इसको दोबारा सुने। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि कॉइन के सेलर ने आपको ये कहा कि ये हजरत उमर के दौर का कॉइन है, और वो भी यही समझता था कि हजरत उमर के दौर का कॉइन है। जब आप घर लेकर आए और इस इल्म के किसी बंदे ने कहा कि यार ये पागल हो, ये तो अभी बना हुआ कॉइन है, उन्होंने बनाने में ऐसे बनाया हुआ कि लगता है कि कोई पुराना कॉइन है। अब कॉन्ट्रैक्ट का क्या स्टेटस है? वॉइडेबल है आपकी ऑप्शन पे, आप जाकर इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। और अगर उसने फ्रॉड किया आपके साथ, यानी उसे पता था कि ये हजरत उमर के दौर का कॉइन नहीं है और दानिस्ता उसने आपके साथ फ्रॉड किया, तब भी सेम स्टेटस है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल है। पहला केस ये था कि वो बंदा कुछ नहीं कह रहा, बल्कि मैंने दिल ही दिल में सोचा कि यार ये कॉइन तो उस दौर का कॉइन है, इसे तो पता ही नहीं इतना सस्ता दे रहा है, ये तो सिर्फ 5,000 का दे रहा है, ये तो 5 लाख का हो सकता है। तो मैंने जल्दी से 5,000 देकर कॉइन खरीद लिया। अब मैं घर पहुंचा तो मैं पता लगा तो 50 रुपए का कॉइन था, ये तो वो नहीं है। अब स्टेटस क्या है? लॉ कह रहा है वैलिड है। इफ मिस्टेक इज ऑन माई एंड, ठीक है ना। आपने कोई गाड़ी खरीदी, ये बहुत सारी जगह पर लगेगा ना, आपने कोई गाड़ी खरीदी, आपको लगा गाड़ी बड़ी अच्छी है, अभी आपसे मिस्टेक हो रही है ना, आपको नहीं पता लगा कि गाड़ी का ग्रेड वो नहीं है, या गाड़ी एक्सीडेंटल है, या गाड़ी पेंटेड है, और आप उसे सही गाड़ी समझ के खरीद रहे हैं, सामने वाले ने क्लेम नहीं किया हुआ, तो आप बाद में कहेंगे मैंने तो ये सोच के खरीदी थी। लॉ इसको नहीं सुनेगा, वो कहेगा इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर सामने वाला आदमी या आपके साथ मिसरिप्रेजेंट कर रहा है या फ्रॉड कर रहा है, इस वजह से आपसे मिस्टेक हो रही है, तो फिर ये यहां फॉल कर जाएगा। क्या बन जाएगा? ये वॉइडेबल। और अगर मिस्टेक अबाउट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, तो फिर ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसे मैं अभी अगले पेज पर एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा ये वाली बात को। ठीक हो गई बात जी? नाउ हेलो, अच्छा जी, एक मिनट है। तो इसके बाद क्या आ गया जी? बाई लेटरल, मतलब कस्टमर की मिस्टेक होगी तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक पार्टी की मिस्टेक हो रही, कस्टमर ही जरूरी नहीं, सेलर भी हो सकता ना। एक बंदा था, उसके पास ये कॉइन था एंटीक, उसने समझा ऐसे ही, उसने आपको 500 रुपये का सेल कर दिया, उसे नहीं पता था, सामने वाले को पता था जी। बेटा बाहर गेट खोल दो, एमन बाहर खड़ी जी। क्या कह रहे हैं जी? उसकी एग्जांपल सेम ही हो जाएगी। यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मेरे से मिस्टेक क्यों हुई है, अब हम इस एंगल से गुफ्तगू कर रहे हैं कि मेरे साथ फ्रॉड करके मिस्टेक करवाई गई है। ठीक है ना, कल हम फ्रॉड को सेपरेटली देख रहे थे। अच्छा जी, बाईलैटरल, बाईलैटरल का क्या मतलब है? दोनों पार्टी ही मिस्टेक कर रही है। ठीक है, अगर दोनों पार्टीज मिस्टेक कर रही हैं तो लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। और मिस्टेक कैसी हुई है? बेसिकली लॉ आपको कुछ थोड़ा सा गाइड कर रहा है कि मिस्टेक हुई है अबाउट सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर हम किसको कहते हैं? जो चीज़ हम बाई या सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। यानी मैं अपनी गाड़ी सिविक बेच रहा था और आप सोच रहे थे कोरोला बेच रहा हूं, कोई किसी के पास 2 गाड़ियां, कोई दूसरी गाड़ी। अब हमारा दोनों का मिस्टेक क्या हो रही है? अबाउट सब्जेक्ट मैटर। तो लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। या एग्जिस्टेंस, या आइडेंटिटी, या क्वालिटी क्वांटिटी,
या प्राइस या ऑनरशिप, इन चीजों से रिलेटेड अगर मिस्टेक हो रही है, सब्जेक्ट मैटर की एग्जिस्टेंस, मैं लाहौर बैठा हूं, मेरा एक फार्म हाउस भी है, वहां पर एक घोड़ा है, मैं और आप उसका कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, आप भी यहाँ मौजूद हैं, जिस वक्त हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं पता चला इस वक्त तो वो घोड़ा मर चुका है इससे पहले, तो सब्जेक्ट मैटर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम दोनों से गलती हो रही है, ना मुझे पता है कि घोड़ा एग्जिस्ट नहीं करता, ना आपको पता है कि घोड़ा एग्जिस्ट नहीं करता। तो लॉ कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हो गया, कौन सी मिस्टेक हो रही है, बाईलैटरल, और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड। सर इसमें फ्रॉड नहीं आएगा कि मतलब अगर दोनों को ही नहीं पता ना, नहीं, अगर हो जाए कि एक को पता है, नहीं हो जाए तो फिर तो केस ही इधर चला जाएगा ना, फिर तो इधर चला जाएगा केस, यहाँ रहेगा ही नहीं। यहाँ तो केस है कि मिस्टेक बाय बोथ पार्टी, अगर मुझे पता लग गया तो फिर तो मिस्टेक बाय बोथ पार्टी नहीं रही ना, फिर तो हम इधर फॉल कर गए, फिर तो केस इधर चला जाएगा। वो उसको नहीं पता, अगर दोनों को ही नहीं पता चले तो मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाएगी ना जो सेल कर रहा है उसकी तरफ से, क्योंकि वो भी नहीं पता लेकिन उसको यही लग रहा है कि वो जिंदा है घोड़ा। मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं कहलाएगी ये। मिस रिप्रेजेंटेशन में हम कोई बात स्टेटमेंट ऐसी दे रहे थे जो मैं बिलीव करता था कि ठीक है, सर इसमें वो बिलीव कर रहा है ना कि उसको तो यही लग रहा है कि घोड़ा जिंदा है लेकिन असल में मर गया हुआ है। असल में मिस रिप्रेजेंटेशन में हम एग्जिस्टेंस से रिलेटेड जिस तरह आप कह रहे हैं ना, उसे अगर हम उधर खींच के ले जाना चाहें तो शायद जा सकती है बात। यहां हम एक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि उस चीज की एग्जिस्टेंस से रिलेटेड मैं भी वाकिफ नहीं हूं और आप भी वाकिफ नहीं हैं, ठीक है ना। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह था कि कोई बात गलत है, मुझे सही पता है, मैं उसे सही समझ रहा हूं, ठीक है ना। यहां एग्जिस्टेंस की एक गुफ्तगू हो रही है। मसलन हम एक प्लाजे का आपस में यहां दो लोग बैठे हुए सौदा कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता इसी वक्त एक बम ब्लास्ट हुआ है और वो प्लाजा गिर चुका हुआ है, लेकिन हम दोनों को नहीं पता, ठीक है ना। यहां सब्जेक्ट मैटर का एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। मिस रिप्रेजेंटेशन तो बहुत तरह की हो सकती थी ना, ये मेड इन चाइना है और मैं समझ रहा हूं मेड इन जर्मनी है। मिस रिप्रेजेंटेशन में तो लंबी लिस्ट है ना, कोई कई सारी, लेकिन जब हम पर्टिकुलरली एग्जिस्टेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो फिर हम ये बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट करता है या सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट नहीं करता। मैं एक कंटेनर इंपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, किसी गारमेंट्स का, और मैं और आप उसकी ट्रेडिंग की यहाँ बैठे हुए आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं जिस शिप में वो आ रहा था वो शिप डूब चुकी हुई है। यहाँ हर वक्त हम किसकी गुफ्तगू कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस की गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक हो गई बात जी। आइडेंटिटी, मैं ए की बात कर रहा हूँ, आप बी की समझ रहे हैं, आप बी की कर रहे हैं, मैं ए की समझ रहा हूँ, चीज़ की आइडेंटिटी के बारे में। क्वांटिटी और क्वालिटी, मेरे ख्याल में मेरे पास 5 हॉर्स हैं जिनकी मैं आपसे डीलिंग कर रहा हूँ, तय हुआ कि जितने हॉर्स हैं हम इसका आपस में सौदा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में 5 हैं और आप 8 समझ के मेरे साथ निगोशिएट कर रहे हैं। आपके ख्याल में 8 हैं और मेरे ख्याल में 5 हैं। क्वांटिटी, क्वालिटी, आप ये समझ रहे हैं कि जो 5 घोड़े मैं खरीद रहा हूं वो रेस के घोड़े हैं जबकि वो कॉट के घोड़े हैं। इस तरह के मसाइल, ठीक है, इन सबको, लेकिन हम दोनों मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है ना। एक तो ये एरिया आ गया जी, ये काफ़ी कम्प्लेक्स है, जब इसे किताब से आप पढ़ेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। इस फ्लो चार्ट से आपको ये सारी बात 100% अल्लाह ने चाहा तो समझ आ जाएगी। फिर इसके बाद इसके साथ थोड़े से आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो वहाँ से बात आपको क्लियर हो जाएगी। सर आपने इसमें मिस्टेक में वन पार्टी में कहा कि वैलिड उस सूरत में होगा ना कि अगर एक से गलती हो, कस्टमर की समझ आ गई कि उसने गलत समझा, अगर सेलर जिस भी मतलब में समझेगा वो मतलब अगर उसे नहीं पता वो बेच रहा है तो वो होगा मिसरिप्रेजेंटेशन, और अगर जान के बेच रहा है तो फ्रॉड। तो सर मिस्टेक इसमें सेलर से किस तरह होगी? सेलर से किस तरह होगी? मैंने वो क्वाइन की एग्जांपल दी थी कि एक क्वाइन था जो कि एंटीक क्वाइन था, मुझे नहीं पता था, मैंने उसको सेल कर दिया। अच्छा, आपको पता था, मैं उसे 500 का सेल कर रहा था, आपको पता था, तो 50,000 का क्वाइन है, आपने फ़ौरन से ख़रीद लिया। आप घर चले गए,
बाद में मुझे किसी ने बताया कि भाई वो तो 50,000 का कॉइन था, तूने 5,000 में सेल कर दिया। लॉ कहाँ खड़ा है मेरे साथ? लॉ कहता आपसे गलती हुई है। हाँ जी। तो सर इसमें मिसरिप्रेजेंटेशन आपसे नहीं हुई नहीं, मिस रिप्रेजेंटेशन किसको कहते हैं? कि मतलब कि हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं पता कि सही बात क्या है। असल में मैं आपको एक छोटी सी बात और एग्जांपल देता हूँ। मिस रिप्रेजेंटेशन में असल प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपको मिस रिप्रेजेंट किया वो नेगेटिवली। मिस्टेक क्या है? हो सकता है मैंने गलती की है, आपके फेवर में गई है वो गलती। मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या हो रहा था? आपके अगेंस्ट जा रही थी बात। ये चाइना का एसी था, मैं जर्मनी का करके सेल कर रहा था, मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही थी। एक एंटीक क्वाइन 50,000 का था, मैं उसे एक आम क्वाइन समझ के सेल कर रहा था। कि ये मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही, आपकी तो फेवर में गई है ये बात, ये मिस्टेक हो रही है। बात समझ आई है कि नहीं आई? मिस्टेक में और मिस रिप्रेजेंटेशन में ये फर्क है। मिस रिप्रेजेंटेशन में अगरचे मैं दानिस्ता नहीं आपसे झूठ बोल रहा था, लेकिन आपके साथ कोई ज्यादती हो रही थी, गलत हो रहा था। चाइना के एसी को मैं जर्मनी का करके सेल कर रहा था, आप एग्रीव्ड पार्टी बन गए थे। मिस्टेक में जरूरी नहीं है कि आप एग्रीव्ड, आप बेनिफिशियरी भी हो सकते हो। बात समझ आई है ना? मिस्टेक में आप बेनिफिशियरी भी हो सकते हो सामने वाली पार्टी में। क्लियर हो गई बात जी? अगर सेलर को नहीं पता कि ये क्वाइन एंटीक है और बायर को भी नहीं पता, तो वो लेके चला गया, तो वो वापस जो सेलर है वो उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अगर तो दोनों की वो है तो एग्जिस्टेंस में आया नहीं, आइडेंटिटी में आया नहीं, क्वांटिटी में आया, क्वालिटी में आया, यस। अगर आपको भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। अगर ये कैसे पता चलेगा कि बायर को पता था या नहीं पता था? तो वो अगर कह दे कि मुझे तो पता था, आज पहला लेक्चर तो नहीं है? ओके। हम कई दिनों से बात कर रहे हैं कि ये नहीं सोचना कि बात साबित कैसे होगी, ये लॉयर का काम है, ठीक है ना? वो उस वक्त साबित करेगा कि भाई इसको पता था या इसको नहीं पता था, ठीक है ना? वहां से पता चलेगी बात। अच्छा जी, एक मिनट ठहरे, मैंने स्लाइड्स को थोड़ा सा ना यहाँ से, यार एक मिनट क्लोज करें इसको, मैंने स्लाइड को। अच्छा जी, तो मिस्टेक और इसके अंदर जो चीज़ हम देख रहे हैं वो मिस रिप्रेजेंटेशन में ज़रूरी है कि आप सामने वाली पार्टी क्या बनेगी? एग्रीड पार्टी बनेगी। लेकिन मिस्टेक के अंदर हो सकता है सामने वाली पार्टी बेनिफिशियरी भी बन रही हो। अच्छा जी, अब इनकी थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं, वहां से आपको ये बात समझ आएगी। मसलन मिस्टेक ऑफ लॉ अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, comment on the validity of the following agreement caused by mistake. Azam and Babar make a contract which is based on erroneous belief that a particular debt is barred by Pakistani law of limitation. यानी टाइम बार डेट हो गया है और ये लॉ के बारे में समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक ये जो डेट है ये क्या हो चुका हुआ है? टाइम बार्ड हो गया है। और ये इससे रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मिस्टेक किसकी हो रही है? पाकिस्तानी लॉ की। पाकिस्तानी लॉ की। तो पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक को क्या कहेंगे? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। क्लियर हो गई बात जी? नाउ सेकंड, एंड्रयू अ पाकिस्तानी एग्री टू एक्सपोर्ट अ पर्टिकुलर मेडिसिन। किसी दूसरी कंट्री में हम मेडिसिन कर रहे हैं, फॉरेन नेशनल है। नोन टू बोथ ऑफ देम द लॉ ऑफ दैट कंट्री हैज बैंड द सेल एंड परचेज ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिसिन। वो कहता है दोनों को ये बात नहीं पता कि ये मेडिसिन उस कंट्री में इसकी सेल और परचेज क्या हो चुकी हुई है? बैन हो चुकी है। किसका लॉ का जिक्र हो रहा है? फॉरेन कंट्री का। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, यहां अप्लाई नहीं होगा, फॉरेन कंट्री पे नहीं होगा।
As unknown to both of them, the law of that country has banned the sale and purchase of that particular medicine. This is a mistake of foreign law, so agreement is void. अब यहाँ ये भी देखना है आपने कि हमने इसको ड्राफ्ट कैसे करना है. थोड़ा सा हमने 7 लॉ को रिप्रोड्यूस करके, अब ये कोई प्रॉपर केस स्टडी नहीं बना क्योंकि ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स टाइप की चीज़ें आ रही हैं, तो हमें इसके ऊपर हम इराक मेथड नहीं लगा रहे, बल्कि थोड़ा सा उसी तरह से वही इराक में क्या लगा रहे हैं, रूल और डिसीजन बता रहे हैं सिर्फ. ठीक है ना, रूल और डिसीजन साथ साथ बताते जा रहे हैं. क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जी, आगे चलते हैं. मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बाइलैटरल मिस्टेक. बाइलैटरल मिस्टेक किसको कहते थे? दोनों पार्टी कोई मिस्टेक कर रही है. ठीक है ना, देखिए, अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट कॉज्ड बाय मिस्टेक. Atif agreed to buy a farm from Babar a certain horse. It turns out that the horse was dead at the time of bargain through neither party was aware of the fact. दोनों को ही नहीं पता. बाइलैटरल आ गया और कहाँ फॉल किया? सब्जेक्ट मैटर की एग्जिस्टेंस के बारे में. The agreement is void because there is a bilateral mistake as to the existence of subject matter. जी, मिस्टेक का मतलब ये नहीं है, यानी ये गलती मुराद नहीं है. यहाँ मिस्टेक से मुराद ये है कि दोनों को ही नहीं पता था. यानी मिस्टेक से मुराद यहाँ गलती नहीं है, बल्कि ये बात है कि दोनों को ही जो बात पता थी वो गलत थी. दोनों सोच रहे थे कि हॉर्स जिंदा है, जबकि हॉर्स जिंदा नहीं था. ठीक हो गई बात? अच्छा जी, नेक्स्ट. Asif agreed to buy from Bakar all his horses, believing that Bakar has 3 horses, but Bakar actually has 2 horses. Quantity. ठीक है ना? The agreement is void because there is a bilateral mistake as to the quantity of. अच्छा जी. Arif agreed to buy a particular horse from Bakir. Both believe it to be a race horse, but it turns to be a कार्ट हाउस. क्वालिटी जी. सेकंड पॉइंट के अंदर बाकिर को तो पता था कि इसके बाद दो नहीं, बाकिर भी लाहौर में रह रहा था मेरी तरह. पीछे फार्म हाउस पे यानी इसके अंदर ये यही एजम्पशन है कि ये इस तरह से बना हुआ कि दोनों को नहीं पता था. ठीक है, दोनों को नहीं पता था. अच्छा जी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बाइलैटरल मिस्टेक. Under the provision of Contract Act 1872, comment on the validity of the following agreement caused by mistake. Amir agreed to buy a particular horse from Basit, who mentioned due to typing error in his letter that the price as rupees 1150 instead of 5150. टाइपिंग एरर हो गया. ठीक है, टाइपिंग एरर हो गया. अब बाइलैटरल कैसे हो गया? दोनों ये सोच रहे हैं कि हॉर्स कितने का हो गया फिर, जबकि एक्चुअली कितने का था. ठीक हो गई बात? अच्छा जी, पहले का आंसर क्या आ गया? एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज देयर इज अ बाइलैटरल मिस्टेक एज टू द प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. जब टाइपिंग एरर हो गया तो मैं भी लेटर देखकर यही सोच रहा हूं कि ये प्राइस है और आप भी यही सोच रहे हैं, तो बाइलैटरल, इसलिए बाइलैटरल कहलाएगी ये बात. ठीक होगी ना बात? Second, Azam agreed to buy from Babar a certain horse. Babar has 1 race horse and 1 cart house. Azam thinks that he is buying race horse, but Bakar thinks that he is selling. दोनों को ही नहीं पता. तो ये किस में फॉल करेगा फिर? आइडेंटिटी. क्योंकि मैं सोच रहा हूं मैं रेस हॉर्स परचेज कर रहा हूं और आप सोच रहे हैं कि आप कॉर्ट हाउस सेल कर रहे हैं. तो आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर आइडेंटिफाई करने में दोनों की गलती है. आप गलत आइडेंटिफाई कर रहे हैं और मैं भी गलत आइडेंटिफाई कर रहा हूं. Adil agreed to buy a particular horse from Mazhar. That horse is already owned by किसका आ गया जी? बाइलैटरल मिस्टेक एज टू द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. ठीक हो गई बात? अच्छा जी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट. अब ये वही बातें जो मैंने वहां लिखी हुई थी फ्लो बनाकर वो यहां पर आ गई. ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं.
हम पढ़कर आए थे कि देयर आर सम एग्रीमेंट विच आर एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ये ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन यहां इसकी थोड़ी सी और तफसील आ गई इस चैप्टर में। एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनीवन इज रेस्ट्रेन्ड, रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज दैट एक्सटेंड टू वॉइड। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, देयर आर सम एक्सेप्शन टू दिस जनरल प्रिंसिपल। नंबर 1, एग्जिस्टिंग पार्टनर। पार्टनरशिप में जब हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे वहां इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर, अ पार्टनर मे नॉट कैरी ऑन बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ फर्म व्हाइल ही इज अ पार्टनर। आप कोई दो पार्टनर मिलकर कोई ये मार्कर की ट्रेडिंग शुरू करते हैं, तो आप चाहें तो अपनी पार्टनरशिप डीड में ये लिख सकते हैं कि भाई जब तक आप पार्टनर होंगे फिर आप खुद से मार्कर की ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो ये वाला इस केस में नहीं आएगा कि भाई ये तो आप मेरे ऊपर रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड कर रहे हैं, नहीं, यहां किया जा सकता है। एक्सेप्शन का यही मतलब है ना, क्योंकि ऊपर हम ये कह रहे थे कि नहीं किया जा सकता, तो फिर यहां क्या मतलब बना कि ये किया जा सकता है। आउटगोइंग पार्टनर, an outgoing partner may agree with his partner that he will not carry on any business similar to that of the firm for a specified period and for a specified local limit। कोई एक रीजनेबल टाइम फ्रेम के लिए और कोई एक रीजनेबल लिमिट्स के अंदर आउटगोइंग पार्टनर ये एग्री कर सकते हैं कि यार आप 6 महीने के लिए इस इलाके में ये कारोबार नहीं करेंगे, लेकिन टाइम लिमिट भी रीजनेबल होनी चाहिए और एरिया भी रीजनेबल होना चाहिए। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनर में अपॉन और इन एंटीसिपेशन, यानी या तो फर्म डिसॉल्व हो गई है या एंटीसिपेट कर रहे हैं, यानी लग रहा है, ठीक है ना, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मेक एन एग्रीमेंट दैट सम और ऑल ऑफ देम विल नॉट कैरी ऑन द बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड एंड फॉर स्पेसिफाइड लोकल लिमिट। मतलब कुछ पार्टनर थे मिलकर कोई एक काम कर रहे थे, अब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है या हो गई है या एंटीसिपेट कर रहे हैं कि यार हालात ये अब हमारी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। वो कह रहा है यहाँ भी पार्टनर ये एग्री कर सकते हैं कि यार हम ये इकट्ठा ये बिज़नेस कर रहे थे, अगले 6 महीने तक हमारे में से कोई भी ये सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा, किसी स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के लिए या किसी स्पेसिफाइड जगह के लिए, लोकेशन के लिए। लेकिन फिर वही बात है कि टाइम फ्रेम भी रीजनेबल होना चाहिए और जगह भी रीजनेबल होनी चाहिए। सेल ऑफ गुडविल, पार्टनर मे अपॉन द सेल ऑफ द गुडविल ऑफ ए फर्म मेक एन एग्रीमेंट दैट द पार्टनर विल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड एंड फॉर ए स्पेसिफाइड। यानी गुडविल का क्या मतलब है, जब आप अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं, अपना नेम ब्रांड सेल कर रहे हैं। अब अगर एक शख्स अपना ब्रांड सेल कर रहा है तो कहता है ऐसा हो सकता है अगर आप आपस में तय कर लें कि यार फिर मसलन आप किसी शख्स का एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट था, किसी ने कहा यार ये रेस्टोरेंट मुझे सेल कर दो, मैंने कहा आप ले लें, अपने रेस्टोरेंट सेल किया और अगले दिन 7 वाली दुकान किराए पे लेकर वहाँ अपना फिर रेस्टोरेंट शुरू कर लिया, भले किसी और नाम से शुरू कर लिया। तो जो उस रेस्टोरेंट के कस्टमर होंगे वो फ़ौरन समझ जाएंगे यार अब ये दुकान इसकी नहीं रही है, ये वाली इसकी हो गई है, ऐसे ही होगा ना। तो लॉ कह रहा है कि नहीं नहीं, आपको इख्तियार है, आप आपस में एग्री कर ले कि भाई मैं लाहौर में आपसे ख़रीद रहा हूँ तो अगले 6 महीने में आप लाहौर के अंदर ये कारोबार शुरू नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है अगर वो ना एग्री करे वो तो आपस का एग्रीमेंट है ना। यानी लॉ ये नहीं कह रहा कि ज़रूर ऐसे करना है, लॉ कह रहा है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड नहीं करना, लेकिन अगर चाहो तो ये 4 रेस्ट्रेन कर लगा सकते हो ट्रेड में, अगर चाहो तो उसके अलावा कोई और काम कर सकते हैं। हाँ, जो एग्री करना है आपने, कोई और में तो एतराज़ भी नहीं होगा ना। मसलन एक शख्स ने फास्ट फूड का रेस्टोरेंट बनाया हुआ था, ठीक है, उसने फास्ट फूड का रेस्टोरेंट आपको सेल कर दिया, अब वो फास्ट फूड के रेस्टोरेंट की बजाय एक फार्मेसी खोलना चाहता है, तो इसमें क्या एतराज़ हो सकता है, आपका कस्टमर तो वहाँ शिफ्ट नहीं होगा ना, सिमिलर बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी अगर आएगी भी तो। बात फॉलो कर रहे हैं ना।
तो जनरल प्रिंसिपल क्या है, बोलिए, जनरल प्रिंसिपल क्या है? एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वॉइड। इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का मतलब है किसी को कारोबार करने से नहीं रोक सकते, लेकिन इन 4 हालात में रोक सकते हैं, फॉर रीजनेबल टाइम और रीजनेबल लोकेलिटी। क्लियर होगी बात जी? अच्छा जी, मसलन हम कहते हैं जी ये अदील थे और ये बाबर थे, इन्होंने एक बेकरी सेल की है, ठीक है ना। थोड़ा सा सिनेरियो बना लेते हैं। अदील सेल हिज बेकरी इन लाहौर टू ओनली टू बदर with goodwill of rupees 1 million and agree not to open a bakery। एक बंदे ने अपनी एक बेकरी सेल की दूसरे बंदे को और 1 मिलियन की सेल कर दी और उससे एग्री किया, क्या एग्री किया कि इन लाहौर फॉर 2 ईयर्स वो बेकरी का काम नहीं करेगा। अच्छा जी, या एनीवेयर इन पाकिस्तान वो बेकरी का काम नहीं करेगा, या नेवर बेकरी का काम लाहौर में नहीं करेगा। सिर्फ पहले वाला ठीक है, बाकी वाला एनीवेयर इन लाहौर रीजनेबल टेरिटरी नहीं रही, रीजनेबल टाइम फ्रेम नहीं रहा। लॉ कह रहा है कि आप रेस्ट्रेन लगा सकते हैं लेकिन कोई रीजनेबल टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। अच्छा, ये रीजनेबल कहीं नहीं लिखा हुआ कि 1 साल रीजनेबल कहलाएगा, 2 साल। ये कोर्ट उस वक्त केस टू केस डिसाइड कर लिया करेंगी कि क्या चीज रीजनेबल है और क्या चीज रीजनेबल नहीं है। बात समझ आ गई है? ओके, तो ओनली 1 इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, 2 and 3 आर नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन ग्राउंड ऑफ नॉन रीजनेबल लिमिटेशन। हो जाएगा याद? ओके, आगे चलते हैं। अच्छा जी, नहीं स्लाइड नहीं खत्म हो गई, किसी दिन ये हमारा ऑफ कर लो। अच्छा जी, तो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 जो है वो वैलिड लग रहा है और बाकी के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं 2 and 3 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसकी वजह से ये हमें ठीक नहीं लग रहा। ये वही बातें यहाँ दोबारा से लिखी हुई हैं ज़रा थोड़ा सा बेटर अंदाज में। अच्छा जी, ट्रेड कॉम्बिनेशन, एन एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट फर्म इन द नेचर ऑफ ट्रेड कॉम्बिनेशन in order to maintain a price level and avoid underselling is not void। हमने एक पीछे बात पढ़ी थी कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका मकसद मोनोपोली क्रिएट करना हो वो void कॉन्ट्रैक्ट है। ये उसकी एक्सेप्शन है। एक है मोनोपोली क्रिएट करना और एक है अंडर सेलिंग को कंट्रोल करना। यानी सम टाइम बिजनेस में होता है कि कंपटीशन में लोग आकर चीज़ों को बिलो कॉस्ट सेल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जाए कि ताकि एक प्राइस लेवल मेंटेन रखा जा सके, रीजनेबल प्राइस लेवल मेंटेन रखा जा सके और असल में अंडर सेलिंग को कंट्रोल किया जाए, तो ये वाला एग्रीमेंट ठीक है। ये मोनोपोली वाले ज़िम्मे में नहीं आता। मोनोपोली में तो आप सामने वाले कंपेटिटर को बाई करके कंपेटिटर की एग्जिस्टेंस ख़त्म कर देते हैं। इसमें एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं कर रहे, बल्कि हम कह रहे हैं कि यार हम अनड्यू कंपटीशन आपस में ना करें, बिलो कॉस्ट चीज़ों को सेल ना करें। अच्छा जी, मसलन जी मिस्टर डेविड जो हैं ये जोतन पेंट के मैन्युफैक्चरर इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। मिस्टर डेविड वर्क्स इन अ जोतन अ पेंट मैन्युफैक्चरर। मिस्टर डेविड इज चीफ केमिस्ट हु नोज ऑल फार्मूलाज रिगार्डिंग पेंट मैन्युफैक्चरिंग। पेंट इंडस्ट्री में जो उनका केमिस्ट होता है वो बड़ा अहम आदमी होता है, सारा बेसिकली उसी के गिर्द पूरी इंडस्ट्री घूम रही होती है। कंपनी हैज़ इंसर्टेड अ क्लॉज, उसने उसकी अपॉइंटमेंट लेटर में एक बात लिखी है, क्या? ही कैन नॉट वर्क इन पेंट इंडस्ट्री फॉर 1 ईयर इफ ही लीव जोतन। ही कैन नॉट वर्क इन एनी इंडस्ट्री इफ ही लीव, यानी अगर ये लिखा हो तो क्या स्टेटस है और अगर ये लिखा हो तो क्या स्टेटस है।
A clause in service agreement by which an employer restrict the employee from engaging in any competition business or accepting any other employment is not restraint of trade. फिर वही दो कंडीशन लगेंगी कि रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। और अगर जैसे कहा जी कहीं भी नहीं, किसी और इंडस्ट्री में भी नहीं काम कर सकते, ये बात ठीक नहीं है, ये ऊपर वाली बात ठीक हो सकती है। अच्छा जी, वेजरिंग एग्रीमेंट, ये डिटेल आ गई है, ये ऑलरेडी भी हम इसे पिछले चैप्टर में देख कर आए थे। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन अंडर विच मनी और मनीज वर्थ इज पेएबल बाय वन पर्सन टू अनदर ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। फ्यूचर भी हो और अनसर्टेन इवेंट भी हो, तो इस तरह के एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट का क्या मतलब है? बैट लगाना, जुआ खेलना, पाकिस्तान की वो जो बुक बनना किसी मैच के लिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सारा कुछ आ गया, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हो रहे होते हैं, अ बेट बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी वेदर इट विल रेन और नॉट टुमारो। तो अगर इफ इट विल रेन मिस्टर ए विन 10,000 और इफ इट विल नॉट रेन मिस्टर बी विल, तो ये हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या किसी घोड़ा रेस पर हो रहे हैं, या किसी उस पे हो रहे हैं, या कोई प्रॉपर आप किसी कैसीनो में चले गए हैं जहां बेट कर रहे हैं, तो ये सारे एग्रीमेंट उससे रिलेटेड आ गए, ठीक है। तो ये तमाम एग्रीमेंट क्या हैं? वॉइड है। एसेंशियल्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट कब कहेंगे? सच एग्रीमेंट आर वॉइड, नो सूट can be filed to recover the amount won or any wager। कहते जी मैंने जुआ लगाया था, मैं जीत गया हूं, अभी पैसे नहीं दे रहा, तो कह रहे हैं भाई जब कॉन्ट्रैक्ट ही हमने क्या कह दिया वॉइड है, तो जाहिर है इसको अप्लाई नहीं करवाएंगे। ट्रांजैक्शन विच आर कोलेटरल टू वेजरिंग एग्रीमेंट में आल्सो बी वॉइड। क्या मतलब हुआ? अगर तुम जुआ जीत गए, बंदा ऐसे कोलेटरल से ऐसे मिसाल है, एक बंदा कहता है जी मैंने हॉर्स रेस पे पैसे लगाए हैं, अगर मैं जीत गया तो 1 करोड़ रुपया मुझे मिलेगा, अगर मैं जीत गया तो ये घर में आपका खरीद रहा हूँ 1 करोड़ रुपए का, तो क्या ये एग्रीमेंट ठीक है? वो कहते नहीं, ये एग्रीमेंट भी ठीक नहीं, क्योंकि कोलेटरल टू वेजरिंग एग्रीमेंट, जीतूंगा तो फिर आगे चल रहा है ना मामला। इसमें भी सेपरेटेड वाला होगा नहीं, जो वेजरिंग के साथ कोलेटरल है वो इलीगल के साथ थी, कि अगर एक पार्ट इलीगल है, दूसरा ये वेजरिंग को, जुए वाले को तो हम शुरू से ही क्या कह रहे हैं? वॉइड है। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन विच आर नॉट हेल्ड वेजर। वो कहते हैं अब हर चीज हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर हो रही होगी, तो क्या ये सारे ही वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे? वो कहते हैं नहीं, देयर आर 4 एक्सेप्शन। नंबर 1, प्राइज कंपटीशन विच आर गेम्स ऑफ स्किल्स। कोई स्किल की गेम, जैसे कोई पजल है, कोई इस तरह की चीज है, ठीक है, कोई रेस है, आपके दरमियान में रेस हो रही है, जो विन करेगा उसे प्राइज मिलेगा, ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। आप और आप दोनों हॉर्स रेस लगा रहे हैं, इनमें से जो जीतेगा इसे प्राइज मिलेगा, ये वेजरिंग नहीं है। वेजरिंग जब है जब मैं बाहर बैठ के घोड़ा रेस पे पैसे लगा रहा हूं। जब आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, फिर आप जीते और हारे, आपको वर्ल्ड कप मिले ना मिले, ये तो वेजरिंग ना कहलाएगा। वेजरिंग तो कहलाएगा जब क्रिकेट आप खेल रहे हैं, हम बाहर बैठे जुआ लगा रहे हैं। कार्ड्स पे जो खेल करते हैं वो मैच पे बैठे कार्ड आप खुद खेल रहे हैं ना, हाँ, ये वेजरिंग नहीं, नहीं है पैसे ये वेजरिंग है, तो स्किल आ गई ना। वो यही तो कह रहा है, प्राइज कंपटीशन विच आर गेम ऑफ स्किल्स, पिक्चर पजल, एथलेटिक्स, कोई कंपटीशन, ये वेजरिंग नहीं है। एन एग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट टू अ प्लेट और प्राइज ऑफ द वैल्यू ऑफ 500 and above to be awarded to the winner of the horse race। अगर हॉर्स रेस को, आप घोड़े की रेस लगा रहे हैं, उसमें पैसे डाल के और कह रहे हैं जो जीतेगा उसको ये सारे पैसे मिलेंगे, तो जो खेल रहे हैं उन्हीं का हो रहा है ना, ये भी उसमें आ जाएगा, वेजरिंग में नहीं आएगा। इफ देयर इज इंटेंशन ऑफ एक्चुअल रिसीविंग एंड डिलीवरिंग गुड्स एट अ फ्यूचर डेट, दिस इज नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट। If only price difference or fluctuation is to be paid or received, then it is wagering agreement। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में भी क्या है? हैपनिंग और नॉन हैपनिंग की है ना। एक्सीडेंट हो गया तो कंपनी पैसे पे करेगी,
या खुदा ना खाता बंदा बीमार हो गया तो कंपनी मेडिकल पे करेगी, या खुदा ना खाता बंदे की डेथ हो गई तो इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम मिल जाएगा। ये सब कुछ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे है, लेकिन लॉ ने इसको वेजरिंग से निकाल दिया। तो दीज आर द 4 कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट वेजरिंग, ऑल्दो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर हो रहे हैं। जो 3 वाला है इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। ये क्या बात हो रही है देखिए, ये कोई एक मॉल है, शॉपिंग मॉल है, यहाँ ये राइस की बोरियां पड़ी हैं, ये राइस का डीलर है, चावल का डीलर है। आप गए, आपने कहा यार इसमें 100 बैग्स जो है ना ये मैंने ख़रीद लिए हैं, लेट्स अज्यूम उस दिन का रेट था 10,000 पर बैग, तो आपने एक 100 बैग परचेज कर लिया और उसे कहा यार अभी इन्हें अपने पास ही रखो, तो मैं 15 डेज़ के बाद आपसे डिलीवरी लूँगा। उसने कहा जी कोई बात नहीं। आप 15 डेज़ के बाद आए और प्राइस हो गई हुई थी 15 डेज़ के बाद 12,000। तो आपने कहा यार वो जो बैग मैंने आपके पास रखवाए थे ना भाई, वो मेरे बैग दे दो। मैंने कहा यार क्या करोगे तुम 100 बैग का? मैंने कहा प्राइस बढ़ गई है, बाहर ले जाके बेच दूंगा किसी को। अच्छा, तो तुम मुझे ही बेच दो, तुमने बाहर जाके जो बेचने हैं तो तुम मुझे ही बेच दो। मेरे से ये जो डिफरेंस है 2,000 पर बैग इन 100 बैग ये ले लो। आपने कहा हाँ यार ठीक है, बात तो एक ही है। बात समझ आइए? लॉ कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जब राइस खरीदे थे तो एक्चुअल राइस खरीदे थे, अगर आप लेने आते तो एक्चुअल राइस अवेलेबल थे, आप उठाना चाहते इन्हें उठाकर बाहर जाकर बेच देते, ये भी ऑप्शन थी। तो कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक है, ये एक नॉर्मल ट्रेडिंग का बिजनेस है, इसमें कोई वेजरिंग की बात नहीं हुई। क्लियर होगी बात? एक ये दुकान खुल गई साथ ही यहाँ राइस नामी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये बंदा कहता है कि यार आप मेरे पास आकर राइस परचेज करें किसी भी डेट पर, और मेरा बिजनेस थोड़ा क्रिएटिव बिजनेस है, आप मेरे पास आएँ, मेरे साथ राइस में इन्वेस्टमेंट करें। मैं कहा जी कैसे इन्वेस्टमेंट करें? उसने कहा देखो भाई आज राइस का रेट पता कर लें इधर वाली मार्केट से, एक्चुअल राइस जहाँ बिकता है क्या रेट है? 10,000 पर बैग। उसने कहा मेरे पास कुछ बैग खरीद लें, लाइक 100 बैग खरीद लिए आपने। क्या किया आपने? बाय किए। ठीक है, वो कहते बस एक थोड़ा सा फ़र्क है इधर वाली मार्केट में और मेरे वाली मार्केट में, एक फ़र्क है थोड़ा सा। आपने मेरे पास ये राइस खरीदे हैं ना, मैं दूंगा आपको 30 डेज़ का टाइम। आपने अगर आज बाय की है ना तो विद इन 30 डेज आपने ये राइस सेल कर देने। जब भी आपका दिल करे, आपके पास प्राइस आ रही होगी राइस की, आपने विद इन 30 डेज, आप एक दिन आए, आपने देखा कि भाई क्या रेट चल रहा है, उसने कहा जी 12,000, अभी 30 डेज नहीं गुजरे, आपने कहा बेच दो मेरा राइस। उसने कहा ओके 2,000 इंटू दिस, ये आपकी अमाउंट है, ये मैं आपको दे दूंगा। लॉ कहता है ये अलाउ नहीं है। लॉ कहता है ये वेजरिंग एग्रीमेंट है, ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ फर्क क्या है। इस बंदे का तो राइस से कोई लेना देना है ही नहीं। आप इसे कहें कि यार भाई ये पैसे पकड़ो मुझे चावल दो, वो कहता है भाई कितनी दफा समझाया चावल मैं नहीं बेचता, मैं चावल में सिर्फ इन्वेस्ट करवाता हूं, ट्रेडिंग करता हूं, राइस एग्जिस्ट नहीं करते। आप किसी भी दुनिया की चीज की ऐसे ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं फाइनेंशियली, इसको हम कहते हैं नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं? नॉन डिलीवरेबल। इसका मतलब है कि जो चीज आप खरीद रहे हो वो चीज नहीं मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा। विद इन 30 डेज हर हालत में आपने वापिस करना है। उस दिन प्राइस ऊपर हुई तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, प्राइस नीचे हुई तो लॉस हो जाएगा। बस या आपके अकाउंट में प्राइस गेन आएगा या आपके अकाउंट में। लेकिन यहां आप चाहें तो राइस ले लें, चाहें तो राइस को होल्ड कर लें, चाहें तो राइस नहीं उठाए। अब ये तकरीबन वैसी ट्रांजैक्शन बन गई है, लेकिन पीछे फिजिकल राइस मौजूद थे।
ये बंदा एक्चुअल राइस की ट्रेडिंग करता है, इसको लॉ कहता है ये एग्रीमेंट ठीक है, इसको लॉ कहता है ये एग्रीमेंट ठीक, इसको वेजरिंग एग्रीमेंट वो कह रहा है। जो ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है जो सारे उसको शेयर होल्डर्स खरीदते हैं, उसमें भी दो तरह की है ना, उसमें दो तरह के, कुछ वो है जो शेयर्स हैं जो आपको, बड़ी मेहरबानी भाई, कुछ शेयर्स ऐसे हैं उसमें भी दो तरह की स्टॉक एक्सचेंज है ना, कुछ डिलीवरेबल है, कुछ नॉन डिलीवरेबल है। जो नॉन डिलीवरेबल है वो इधर फॉल करती हैं। मसलन आप ये जो कमोडिटी मार्केट में ख़रीदते हैं, जो लोग गोल्ड परचेज करते हैं, जो लोग क्रूड ऑयल परचेज करते हैं, यहाँ पाकिस्तान में बैठकर उन्होंने वाशिंगटन में क्रूड ऑयल परचेज कर लिया, तो क्या वो ऑयल भेजेंगे आपके घर? ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? नॉन डिलीवरेबल। यहाँ प्राइस फ्लक्चुएशन से आपके अकाउंट में या गेन आएगा या लॉस आएगा। लॉ कह रहा है ये वेजरिंग एग्रीमेंट है। बात समझ आई है? अब जाकर इसको वापस पढ़िए, वो जो पीछे लिखा हुआ था अब उसको पढ़ेंगे तो फिर आपको बात समझ में आएगी। इफ देयर इज एन इंटेंशन ऑफ एक्चुअल रिसीविंग एंड डिलीवरिंग गुड्स, जब आपने राइस खरीदे थे तो क्या इंटेंशन थी? एक्चुअल। एट अ फ्यूचर डेट, दिस इज नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट। इफ ओनली प्राइस फ्लक्चुएशन इज टू बी पेड और रिसीव, दिस इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट। सर अगर वाशिंगटन में कोई क्रूड ऑयल की इंडस्ट्री हो, उनकी हमने शेयर्स खरीद लिए हैं, उसमें भी तो डिलीवर तो होना नहीं, हमें तो नहीं, वो तो नहीं जरूरी नहीं है ना। शेयर का तो फिजिकल होते ही नहीं हो, तो पाकिस्तान में भी खरीद लें तो शेयर फिजिकली तो डिलीवर नहीं होते, वो तो ऑनरशिप आपको डिजिटली डिलीवर होती है। ऑनरशिप डिलीवर होगी, ये तो डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना। अगर आप कोई चीज़ ऐसी परचेज या सेल कर रहे हैं जो अल्टीमेटली पैसे देकर वो चीज़ नहीं मिलेगी, बल्कि क्या मिलेगा? प्राइस डिफरेंस, तो फिर क्या है? ये वेजरिंग एग्रीमेंट है। और अगर वो चीज़ भी मिल सकती है और आपका दिल करे तो बेचकर प्रॉफिट ले ले, फिर ये नॉर्मल बिजनेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ आ गई ना? पॉइंट 3 को दोबारा पढ़ें एक दफा। क्लियर हो गई बात जी? स्टॉक मार्केट में आप गलत जगह, इनटेंजिबल में घुस रहे हैं बार बार। स्टॉक मार्केट में तो जब आप शेयर खरीदेंगे तो शेयर मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे ना। चीज़ का फिजिकल होना तो ज़रूरी नहीं है, शेयर तो डिजिटली ट्रांसफ़र होते हैं। सीडीसी कंपनियां, वहाँ शेयर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन जो चीज़ मैंने ख़रीदी वो मुझे ट्रांसफ़र हो गई ना, तो फिर ये कहाँ फॉल की? इधर फॉल की। वो बाइंग एंड सेलिंग पे अपना कमीशन ले रहा है ना। हर बाइंग, वो ब्रोकर है, ठीक है ना, वो ब्रोकर है, जैसे गाड़ियों के ब्रोकर हैं। आप गाड़ी बेचें तब भी उसे पैसे मिलेंगे, खरीदें तब भी उसे पैसे मिलेंगे। वो सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग पे कमीशन अपना ले जी। इसमें सर बेसिकली हमारे पास वो प्रोडक्ट आ जाता है इस वाले में, और उसमें हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट या लॉस आ। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सारी हमारी जो, जिसे हम कमोडिटी मार्केट कहते हैं ना, आप सुनते हैं ना जी आज गोल्ड का रेट ये हो गया डॉलर में। अब आप सॉफ्टवेयर पे बैठे आपने गोल्ड परचेज कर लिया, अब ये गोल्ड पड़ा है वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, कहीं और, क्या आपको गोल्ड मिलेगा? नहीं। बाय कॉन्ट्रैक्ट ही ये एक्सचेंज कहती है कि भाई गोल्ड हम नहीं आपको पहुंचा सकते, बल्कि क्या मिलेगा? प्राइस फ्लक्चुएशन। प्रॉफिट होगा प्रॉफिट आ जाएगा अकाउंट में, लॉस होगा लॉस आ जाएगा। लॉ कह रहा है ये वेजरिंग एग्रीमेंट है। अच्छा, आप पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट में चले जाएं, वो आपको कहते हैं जनाब ठीक है आप पैसे दें, अगर आप गोल्ड लेना चाहते हैं तो आएँ अपना गोल्ड रिसीव कर लें, और अगर आप रिसीव नहीं करना चाहते तो हमारे पास लॉकर मौजूद है, हम उस लॉकर के भी आपसे पैसे लेंगे, हम आपका गोल्ड लॉकर में रख देते हैं। इसका मतलब क्या है? जब मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो एक्चुअली गोल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर वो इधर आ गया। बात समझ आ गई ना? ये बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखते हैं ना प्रॉपर्टी के अंदर प्राइस फ्लक्चुएशन हो रही होती है। एक तो है कि मैं डीएचए हूं या मैं बैरिया टाउन हूं, मैं आपको प्लॉट सेल करूं, प्लॉट बाई करूं, एक्चुअली आप पैसे देंगे आपको प्लॉट मिल जाएगा। मैंने क्या सोचा, मैंने कहा यार देखें असल में तो लोग किससे कमा रहे हैं पैसे? प्रॉपर्टी की प्राइस से। मतलब घर तो नहीं आपने बनाना, फिर बिलफर्ज जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें आपको घर तो नहीं बनाना ना। आपने तो प्लॉट खरीदा है, कीमत बढ़ जाएगी बेच देंगे। एक बंदे ने ऐसे कंटेनर रखा
अच्छी सी शॉप बनाई, उसने कहा यार बात सुनो, DHA के प्लॉट में बाई और सेल करवाता हूँ। आज DHA की मार्केट से प्राइस पता की कि जी 1 करोड़ का प्लॉट था, उन्होंने कहा जनाब हमारे पास से 1 करोड़ का प्लॉट मिल रहा है। अब आप में से 10-15 लोगों ने खरीद लिया करोड़ रुपए का प्लॉट। अब कुछ दिनों के बाद ये बढ़ गई कीमत, ये 1 करोड़ 10 लाख का हो गया प्लॉट। सर जो प्रॉफिट होगा आप जाएं और जाकर इसको बेच दें, आपको 10 लाख का प्रॉफिट मिल गया इस बंदे के पास। लेकिन आप कहें कि यार भाई मेरे नाम ट्रांसफ़र करो, मैंने घर बनाना हो। कहता है यार भाई घर प्लॉट वो वाले नहीं बेच रहे हम, इस पे घर नहीं बनता, कब्र बन सकती है ठीक है ना, हम तो वेजरिंग कर रहे हैं। यानी जुआ लगाने का एक अंदाज है ना, जो लोग जुआ लगा रहे हैं उन्हें कोई एक अनसर्टेन इवेंट चाहिए जो फ्लक्चुएट कर रहा हो। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, अनसर्टेन हो गया। हॉर्स रेस हो रही है, अनसर्टेन हो गया। और नहीं कुछ, जो लोग जुआ लगा रहे होते हैं ना बाहर खड़े हो जाते हैं सड़क पे, कहते हैं बताओ पहली गाड़ी कौन से कलर की गुजरेगी, इसके ऊपर जुआ लगाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं बताएं जी इवन नंबर की गाड़ी गुजरेगी या ऑड नंबर की गुजरेगी। कोई अनसर्टेन इवेंट क्रिएट करना ना। अब कुछ लोगों ने क्या किया कि इसको थोड़ा सा मुनज़्ज़म करके, ज़रा ये ना लगे कि मैं जुआ करता हूँ, वो कहे जी मैं वर्चुअल प्लॉट्स खरीदता हूँ। ज़रा अल्फाज देखें अच्छे हो गए ना कि जी आपका क्या बिजनेस है, कहते जी मैं वर्चुअल प्रॉपर्टी में डील करता हूँ। बात समझ आ गई है? तो ये लॉ उससे रिलेटेड बात करें। अब आप पूछिए बेटा क्या करें। सर जो उस पे प्रॉफिट है वो ब्रोकर को ही जाएगा या दोनों में हाफ ऑफ होगा शेयर? नहीं, अब जिसने खरीदा था, जिसने रिस्क लिया था उसके पास जाएगा। नहीं। मतलब ब्रोकर को तो कमीशन जाएगा ना। ब्रोकर अपनी सेल परचेज का कोई 5%, 2%, 1% कमीशन ले रहा है, दैट्स इट। ब्रोकर का काम सिर्फ कमीशन अर्न करना है। अच्छा, ये वाले जो बिजनेसेस होते हैं, इसमें एक और भी बात होती है, फिजिकल बिजनेस। मसलन आपके पास DHA में प्लॉट है ही नहीं, आपको आज खबर आई कि यार गवर्नमेंट जो है ना प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बड़ा सख्त लॉ बना रही है, कीमत नीचे चली जाएगी प्रॉपर्टी की बहुत। अगर पैसे प्लॉट है ही नहीं, आप इसके प्राइस नीचे जाने का कोई फ़ायदा उठा सकते हो? नहीं उठा सकते। अगर आपके पास प्लॉट होता तो आप फ़ौरन बेच देते, फिर जब नीचे चली जाती दोबारा ख़रीद लेते। फिजिकल मार्केट में चीज़ होगी तो बेचेंगे ना। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो यू कैन नॉट सेल द कार। लेकिन ये जो वर्चुअल दुनिया है, इसमें क्या है आप पहले बाय कर लें, क्या है पहले सेल कर लें, क्योंकि चीज़ तो है ही नहीं ना। मैं मार्केट में गया, मुझे लगा गोल्ड की प्राइस नीचे आएगी, तो मैंने उसे जाकर यार मेरा गोल्ड सेल कर दो। अब मेरे पास गोल्ड होना ज़रूरी नहीं है, मैंने सेल को किससे एडजस्ट करना है? बाय से। इस कॉन्ट्रैक्ट की एक ड्यूरेशन है, नॉर्मली 90 डेज होती है। इस कॉन्ट्रैक्ट की एक ड्यूरेशन है, मैंने 90 डेज के अंदर अंदर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर गोल्ड को बाय करके अपनी ट्रांजैक्शन क्लोज करनी है। अगर मैंने सेल कर दिया और वाकई कीमत नीचे आ गई तो मुझे गेन हो जाएगा। मैंने महंगा सेल किया है, नीचे जाके परचेज कर लूँगा, मुझे गेन हो गया। या अदरवाइज है, आपने बाय कर लिया, प्राइस ऊपर चली गई, सेल कर दिया, बाय वाला सेल करके, सेल वाला बाय करके अपनी ट्रांजैक्शन को क्लोज करेगा। लेकिन वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती होगी जिसकी बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। प्राइस फ्लक्चुएशन से गेन और लॉस क्रिएट हो रहा है। लॉ कहता है ये वाले जितने बिजनेसेस होंगे ये क्या होंगे? वेजरिंग। पढ़ें जी पॉइंट नंबर 3 को दोबारा। जी, क्रिप्टो के मसाइल इससे ज़्यादा हैं, इसलिए वो उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। क्रिप्टो तो क्योंकि डिजिटल है ना, उसमें आपको चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है ना। उसके कुछ और मसाइल हैं जिसकी वजह से वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। अदरवाइज यहाँ इस बात का ख्याल करें कि ये मतलब नहीं है कि जो चीज़ें फिजिकल नहीं है, देखना है वो चीज़ आपको ट्रांसफ़र हो रही है कि नहीं। शेयर्स भी तो आज फिजिकल नहीं है। कोई आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, परचेज करते हैं, वो भी तो फिजिकल नहीं है।
तो फिजिकल होना नहीं है असल बात है, क्या है वो फिजिकल चीज है क्या है नॉन फिजिकल चीज है, वो चीज नहीं मिलती आपको, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिलता है या लॉस आता है। इसको हम वेजरिंग एग्रीमेंट कह रहे हैं। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, रिस्ट्रिक्ट राइट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बाय द यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग। आपने कहा जी आप हमारे साथ काम करेंगे, लेकिन अगर आपके साथ ज्यादती होगी आप कभी भी अदालत में नहीं जाएंगे, पहले ये लिख के दें। वो कहते नो, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज वॉइड। दूसरा आ गया जी, लिमिट द टाइम विद इन विच एनफोर्स राइट टू अपील वॉइड। कि जी अगर आपका एक है, मैंने आपको सिरे से कहा आप मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी डिस्प्यूट होगा आप लीगल प्रोसीडिंग नहीं करेंगे, इलीगल हो गया अगर वो मान भी जाए फिर भी जी। और एक है कि नहीं भाई अगर आपका कोई एतराज हो गया ना तो एक 6 महीने के अंदर अंदर लीगल प्रोसीडिंग कर लेंगे, उसके बाद नहीं, ये भी इलीगल। ना आप किसी को कानूनी हक लेने से रोक सकते हैं, ना उसके ऊपर टाइम लिमिट लगा सकते हैं। ये जनरल प्रिंसिपल आ गया, ठीक है ना। इसको क्या कह रहे हैं, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। लेकिन फिर इसकी कुछ एक्सेप्शंस आ गई, फिर इसकी कुछ एक्सेप्शंस आ गई। नंबर 1, parties agreed that any dispute which may arise between them shall be referred to। क्या मतलब, वो कहते हैं कि भाई अगर लड़ाई हो गई हमारी आपस में तो अदालत में कोई नहीं, दोनों फ्रीक में से कोई नहीं जाएगा, बल्कि क्या करेंगे हम आर्बिट्रेशन कर लेंगे। ये आखिरी चैप्टर में हम पढ़ेंगे अभी कि आर्बिट्रेशन क्या होती है। फिलहाल आप ऐसे सोचें कि जैसे कोई 2 लोग बैठ जाएं, पंचायत बैठ जाए, कोई जानने वाले बैठ जाएं, वो फैसला कर दें, अदालत में नहीं जाएगा कोई भी। वो कहता है ये ठीक है, इसमें ये इस कैटेगरी में नहीं आया, क्योंकि यहाँ तो फोरम मिल गया ना, इंसाफ का एक फोरम मिल गया, और दोनों के लिए, ये आपके लिए भी वही फोरम है, मेरे लिए भी वही फोरम है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है ये ऊपर वाली कैटेगरी में नहीं फॉल किया। नंबर 2, एन एग्रीमेंट वेयर बाय पार्टीज एग्री नॉट टू फाइल अपील इन अपर कोर्ट ऑफ लॉ। हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, पार्टीज ने कहा यार पहले एक बात सुनो, बड़ी हो गई है, सारी ज़िंदगी मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ करें, जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा ना, अब हम एग्री कर रहे हैं कि हमारे में से कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। वो कहते हैं ये भी ठीक है, ये भी उस वाली कैटेगरी में फॉल नहीं करता। तीसरी बात, पार्टीज मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट टू सेलेक्ट वन कोर्ट ऑफ लॉ बिटवीन 2 कोर्ट्स इक्वली कॉम्पिटेंट। मतलब एक बंदा कराची का है, एक पार्टी लाहौर की है, अगर इनका डिस्प्यूट अराइज हो गया तो जो बंदा कराची रहता है वो कराची हाई कोर्ट में जा सकता है, सिंध हाई कोर्ट में, और जो लाहौर का है लाहौर हाई कोर्ट जा सकता है, दोनों इक्वली कॉम्पिटेंट हैं। वो कहते हैं लेकिन अगर पार्टी आपस में डिसाइड कर दें कि यार क्या है, किसी का भी डिस्प्यूट अराइज हो हम लोहार हाई कोर्ट ही जाएंगे, तो ठीक है, वो कहते हैं कोई मसला नहीं है। सर अगर आर्बिट्रेशन में एक का नुकसान हो रहा है, उसे इंसाफ ना मिले, फिर वो किधर जाएगा? बस आर्बिट्रेशन में जाएगा। आपने खुद ही एग्री किया ना कि जी हमारा फैसला अदालत नहीं जी ये बंदा सुनेगा, हमारा फैसला ये फैसला कर दे। मतलब हम 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट की लड़ाई हो गई, किसी डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई से मुराद है किसी बात पे डिस्प्यूट हो गया, हमने कहा यार 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने प्रोफेशन के बिठा देते हैं, वो हमारा बात सुन लें, जो वो फैसला करेंगे वो हमें कबूल है। और इस एग्रीमेंट करते वक्त ही ये लिख दिया कि फिर जो आर्बिट्रेशन का फैसला आएगा उसे अदालत भी नहीं लेके जाएंगे। तो लॉ कहता है ये बिल्कुल ठीक है, ये आप खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर हो गई बात जी। तो जनरल रूल क्या आया, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग क्या है, वॉइड है। और इसके 2 मीनिंग है, एक बिल्कुल लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, और एक उसके ऊपर कोई टाइम लिमिट लगा दें कि विद इन 6 मंथ आप ये काम कर सकते हैं। कहते दोनों वॉइड है। फिर लॉ ने हमें इसकी 3 एक्सेप्शन बता दी। कौन कौन सी, आर्बिट्रेज किया जा सकता है, नंबर 2 अपर कोर्ट में जहाँ जाने का फैसला किया जा सकता है, नंबर 3 कोई एक कोर्ट सेलेक्ट कर ले, कई 2-3 कोर्ट आपको लग रही थी कहीं भी जा, आपने कहा ना यार हम मुकदमा हमेशा लाहौर हाई कोर्ट में लड़ेंगे, किसी को भी कोई डिस्प्यूट होगा तो वो यहाँ आके फाइल करेगा। ओके ठीक हो गया, ये बात भी हो सकती है, ठीक हो गई जी बात, बस कर दें। सकते हैं कि इतने पैसे ले लो 6 महीने ना जाओ।
6 महीने कोड ना जब हमने पीछे पहले ऑफर पे एक की थी ना नेगेटिव ऑफर वाली बात। वो तो हमने एक एग्जाम्पल ली थी उस वक्त के, बस ये बात हो रही है। और जब आपने एग्री कर लिया था तो ठीक हो गया था वो बात। वहाँ तो हमने पैसे देने का वादा कर लिया था ना कि यार मैं आपको पैसे दे देता हूँ, ज़रा 6 महीने मुझे टाइम दे दो और उसकी आपको ये कंपनसेशन भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। वो इस कैटेगरी में आ गया था। यहाँ बस ये 3 एक्सेप्शन है, ये 3 एक्सेप्शन है। कल मुलाकात होगी जी, यहाँ से आगे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला।